हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे आज के इस पेपर के जो सारे गद्यांश पद्यांश है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको कैसे करना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके सामने पेपर रख दिया जाए तब भी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक, सब कुछ इसी पद्यांश की हेल्प से आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक। ठीक है, तो देख सकते हैं आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर आपका गद्यांश आया है। देख सकते हैं आप, गद्यांश पढ़िए। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, हमारे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसकी क्या है, श्वास प्रस्ताव है। ठीक, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप, पहले तो ये समझिए चैप्टर आप कैसे पहचानेंगे। ठीक, चैप्टर पहचानने के लिए क्या करना होगा आपको, देख सकते हैं आप, ये क्या है, यहाँ पे भी राष्ट्र आया, यहाँ पे भी आया, अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप, मतलब 3 जगह राष्ट्र की बात की जा रही है। और अगर आप क्वेश्चन देखें तो देख सकते हैं आप, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो बात किसकी हो रही, राष्ट्र की। ठीक, और राष्ट्र की बात किस चैप्टर में होती है, आपके चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप में। ठीक, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी पैराग्राफ की हेल्प से, जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपका पाठ का शीर्षक है, तो वो राष्ट्र का स्वरूप हो गया, लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम इस पैराग्राफ की हेल्प से सबसे पहले आपकी व्याख्या करवा दें, फिर अगर आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो आज बिना पढ़े भी कर पाएंगे। देख सकते हैं आप, चलिए इसी पेपर से करवाएंगे। पढ़िए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग ही क्या है, जन की संस्कृति। ठीक, जो हमारे लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उन्होंने ये जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसमें बताया है कि जो पहले तो हमारी भारत की भूमि आती है। ठीक, पहला अंग है लोगों का, वो हमारी भारत की भूमि, क्योंकि जब भारत की भूमि ही नहीं होगी तो वहाँ के लोग और संस्कृत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले भारत की भूमि है, फिर वहाँ के लोग हैं, दूसरा अंग। ठीक, राष्ट्र का, हमारे राष्ट्र का पहला अंग भारत की भूमि है, दूसरा अंग वहाँ पे रहने वाले भारतीय हैं, और तीसरा अंग क्या है, भारतीय लोगों की संस्कृति। और वो क्या कर रहे हैं, भारतीय लोग इसी संस्कृति और सभ्यता को युग युगों से क्या करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो कहा क्या जा रहा है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। ठीक है, हमारे राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति है। ठीक, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, और जो यहाँ पे रहने वाले भारतीय लोग हैं, जो कि हमारे राष्ट्र में हैं, वो क्या कर रहे हैं, और इसी संस्कृति और सभ्यता का, जो कि तीसरा अंग है हमारे राष्ट्र का, इसी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्या कर रहे हैं, युग युगों से अभी तक इसकी संस्कृति और सभ्यता को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इस अपनी सभ्यता को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है। ठीक है, ये क्या है, मतलब कहने का यही है कि जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग और संस्कृति एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक कैसे, कि जिस प्रकार वही उसके जीवन का श्वास प्रस्ताव है। कहने का मतलब ये है कि बिना श्वास लिए हुए मनुष्य जीवित रह सकता है। जब श्वास मनुष्य के जीवन का साधन है, उसी प्रकार क्या है हमारी भारतीय संस्कृति। ठीक, जब भारतीय लोग ही नहीं होंगे तो संस्कृति और सभ्यता को आगे कौन बढ़ाएगा। जिस प्रकार बिना श्वास लिए कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य ही नहीं होगा तो हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे कौन बढ़ाएगा। ठीक, आगे पढ़िए, बिना संस्कृत के जन की कल्पना भी कबंध मात्र। ठीक है, भारतीय संस्कृत की, जिस प्रकार भाई क्या कहा जा रहा है, बिना जब श्वास नहीं लेगा आदमी तो जीवित नहीं रह पाएगा। जब मनुष्य ही नहीं होगा तो संस्कृत को आगे कौन बढ़ाएगा, और जब संस्कृत ही नहीं होगी तो लोगों की कल्पना करना भी कबंध मात्र है। वही पुरानी संस्कृति, अपनी जो क्या है, पूर्वजों की जो संस्कृत सभ्यता है, उसी के सिखाए मार्ग में आज का जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और दिन प्रतिदिन नए नए कारनामे कर रहा है, वैज्ञानिक पद्धति अपनाता चला जा रहा है। ठीक है, तो संस्कृत के बिना मनुष्य की कल्पना भी क्या है, कबंध मात्र है, यानी उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य के बिना भारतीय संस्कृत को कोई आगे नहीं, संस्कृत और सभ्यता को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, उसी प्रकार जो संस्कृति है वो भी मनुष्य के बिना कुछ भी नहीं है।
संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। और ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय लोगों का क्या है, मस्तिष्क है। इन दोनों ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और जब मनुष्य क्या करेगा, भारतीय संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाता चला जाएगा, इसी से क्या होगा, हमारे राष्ट्र का विकास संभव है। ठीक, वो अपने क्या करता है, जैसे कि उसके पूर्वजों ने कुछ चीज़ सिखाई कि बेटा ये जैसे कप का कोई निर्माण किया, ठीक है, पुरानी सभ्यता का, जैसे जैसे लोग की कपड़े कैसे बनते हैं, कैसे क्या करना है, तो उसी प्रकार वो अपनी क्या कर रहा है, सभ्यता को क्या कर रहा है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसी से क्या होगा, हमारे राष्ट्र का विकास संभव है। ठीक, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, जिस प्रकार हमारे राष्ट्र में सबसे पहले भूमि का निर्माण संभव है, सबसे पहला अंग कौन है, राष्ट्र का भूमि है, फिर वहाँ के लोग हैं, और फिर क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति। तीनों का ही हमारे राष्ट्र में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। ठीक, क्या करना होता है, गद्यांश में आपको गद्यांश दे दिया जाता है, अपने शब्दों का प्रयोग करके इसको हल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब बचे कौन से हैं, ये 4 क्वेश्चन, ये 4 नहीं 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, इसी से ढूंढना है। तो हमारे राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो क्या है, हमारे भारतीय लोगों की संस्कृति, हमारे भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वही क्या है, हमारे राष्ट्र का तीसरा अंग है। ठीक, आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भारत का पहला अंग भारत की भूमि, दूसरा अंग भारत के लोग, तीसरा अंग हमारी भारतीय संस्कृति, अर्थात राष्ट्र का तीसरा अंग हमारी भारतीय संस्कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। राष्ट्र का विकास जो है, देख सकते हैं आप, राष्ट्र का जो विकास है वो भारतीय लोगों के द्वारा संभव है। ठीक है, भारतीय लोग और भारत की जो संस्कृति है, बिना भारत के लोग और भारतीय संस्कृति के राष्ट्र का विकास संभव हो ही नहीं सकता। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अब अगला क्वेश्चन है, जन का मस्तिष्क क्या है। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय लोगों का क्या है, मस्तिष्क है। ठीक, तो ये गद्यांश आपका पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला गद्यांश कौन सा है। ठीक है, तो हमारा अगला गद्यांश देख लीजिए, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जा रही है। ठीक है, ना जाने कितने ही धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन की धारा आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो गद्यांश है वो किसका है, अशोक का फूल का है। आप डालेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, और फिर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पाठ का शीर्षक डालना है, फिर लेखक, कुछ इस टाइप से। सबसे पहले क्या कर लेना, सबसे पहले संकेत में जो पैराग्राफ का शुरू का है और पैराग्राफ का लास्ट का, इसको लिख लेना, फिर बीच में डॉट डॉट लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो आप डालना प्रश्न संख्या 1 और क्या करना, पाठ का शीर्षक, फिर इसके बाद नीचे हेडिंग डालना लेखक। ठीक, पाठ का शीर्षक हमारे अशोक का फूल है, लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, तो चलिए हम इसी जो आपका वो ये गद्यांश है इसी की हेल्प से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करें, इसके जो गद्यांश है इसको हम सॉल्व कर लें, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। तो मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या कहते हैं, मुझे मानव जाति, ये जो मानव जाति, मानव भारतीय लोग हैं, मानव की जो जाति का विकास है जो दर प्रतिदर बढ़ा है, तो इनके हजारों वर्षों का रूप मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और क्या कहते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। और वो यही कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जितना भी चिंतन मनन करके मैंने यही सीखा है कि ये जो मनुष्य की जीवन शक्ति है, ये जो मनुष्य के जीने की इच्छा शक्ति है, वो बड़ी ही निर्मम है। अर्थात वो क्या है, किसी भी बंधन से रहित है। हर चीज में मिलावट हो सकती है, चाहे आपका खाने पीने की चीज हो या लोगों की बातें हो, वो क्या होती है, मिलावटी होती है। ठीक है, क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी बात हो उसको घुमा फिरा के कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य की जीवन शक्ति, जो जीने की इच्छा है, वो बिना किसी मिलावट की है। ठीक है, मनुष्य की जीवन शक्ति में कोई भी मिलावट नहीं, अर्थात बंधन से रहित है। ठीक, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही। जो हमारे मनुष्य की जीने की इच्छा है वो क्या करती, हमारी संस्कृति और सभ्यता के वृथा मोहों को, मतलब कि देखिए हमारे भारत
उसकी समाज में क्या होता है, बहुत सारे व्रत त्योहार है, बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है, कई सारी जातियां हैं हमारे भारत में। तो क्या है, सबके अलग अलग व्रत त्योहार है, ठीक, अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है, वो ये सब हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति का ही रूप है। संस्कृत और सभ्यता को ही क्या कर रहा है, आज का मनुष्य आगे बढ़ाता जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन जो मनुष्य की जीने की इच्छा शक्ति है वो क्या है, बड़ी निर्मम है, किसी भी बंधन से रहित है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो सब मोह है, ठीक, ये जो व्रत त्योहार सभी जातियों के हैं, ये क्या है, मोह है। यानी मोह रूपी जो संस्कृति और सभ्यता है, तो मनुष्य की जीवन शक्ति इसको रौंदती चली आ रही, ठीक है। अगर कोई उसके जीने की इच्छा पे पाबंद लगाता है तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है और अपने धुन में चलता है, ठीक है। जो उसको मानना होता है वो वही मानता है, और जो उसको नहीं मानना होता वो उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो वही बात कही जा रही, ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो मतलब ना जाने कितने ही धर्माचार्य, जैसे कि आपके हिंदू धर्म में हो गए पंडित हैं, मुस्लिम धर्म में हो गए पादवी लोग हैं, ठीक है। तो हर धर्म के जो धर्माचार्य हैं, ठीक, और उनके विश्वास हैं, अपने अपने धर्म में उनके जो विश्वास हैं, उनके उत्सव हैं, ठीक है, उनके त्योहार हैं, ठीक, और उनके जो व्रत हैं, ठीक। हिंदुओं में क्या है, व्रत होते हैं, और मुस्लिम में क्या होते हैं, उनके रोजे होते हैं, ठीक है। तो ना जाने कितने ही धर्माचार्यों के विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ती चली जाए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही धर्म की बात की जा रही, हर धर्म का जो मनुष्य है, ठीक है, उसके जीने की इच्छा शक्ति इस प्रकार है कि वो जिस चीज को चाहता है, जिस पर उसको विश्वास है कि हाँ ये मानने लायक है, उसको वो ग्रहण कर लेता है, बाकी सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जा रहा है, ठीक है। मनुष्य की जीवन शक्ति इतनी ज्यादा बंधन से रहित है, ठीक है, उसकी जीवन शक्ति पे कोई भी पाबंद नहीं लगा हुआ है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, ठीक है, और अपने जीवन के अनेक संघर्ष के साथ उसने जो हमारा आज का मनुष्य है, उसने क्या कर ली है, एक नई जीवन शक्ति पा ली है, ठीक है। और आज हमारे सामने आज का जो समाज है, ठीक, आज मनुष्य के सामने जो समाज है वह ना जाने कितने ही ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। वो जिस व्रत त्योहार या उत्सव को मानता है, ठीक है, जो उसको अच्छा लगता है, ठीक, जैसे आपको कोई खाना अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, और जो नहीं अच्छा लगता उसको एक कौर खा के हटा दिया, तो वही चीज़ कहा जा रहा है। वो आज का जो मनुष्य है वो जिस भी व्रत त्योहार उत्सव या हमारी जो भी संस्कृत सभ्यता के ढोंग पाखंड है, उसको जो भी उसको मानने लायक लगती है वो उसको मान लेता है, और जो उसको मानने लायक नहीं लगती वो उसको छोड़ के क्या करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। तो वही कहा जा रहा है, वह ना जाने कितने ही ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक, जिसको चाहता है ग्रहण कर लेता है, जिसको चाहता है छोड़ के आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो ये इस पैराग्राफ का क्या हो गया, पैराग्राफ की व्याख्या हो गई। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो हमारे मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वो क्या है, हर बंधन से रहित है, बहुत ही निर्मम है, हर बंधन से रहित है, उस पर कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक। तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, हर बंधन से रहित है। मनुष्य ने जो नई शक्ति है वो कैसे पाई है, ठीक है, मनुष्य ने जो ये नई शक्ति पाई है वो न जाने ही कितने संघर्षों से पाई है। अपनी संस्कृति और सभ्यता के जो निरंतर संस्कृत और सभ्यता के जो हजारों वर्षों का रूप है, उसको वो मनुष्य ने अपने जो जीवन में जो संघर्ष किए हैं उसमें उसने जो भी कुछ पाया है, ठीक, तो उससे वो क्या करता चला जा रहा है, अपने संघर्षों से उसे नई जीवन शक्ति, नई जीने की इच्छा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मनुष्य की नई शक्ति उसने अपने संघर्षों से पाई है, ठीक। समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है, आज का जो समाज का जो वर्तमान रूप है वो न जाने कितने ही ग्रहण और त्याग का फल है। वो जिस भी चीज को मानता है उसको ग्रहण कर लेता है, जिस चीज को नहीं मानता उसको क्या कर देता है, उसको वो छोड़ के आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था आपका अशोक का फूल का, और जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और ये इनके क्या है क्वेश्चंस थे, ठीक। अब पद्य में कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो चलिए उनको देखते हैं। पद्यांश देख लीजिए, पद्यांश आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 में दिया गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 2-2 नंबर का आपका पर क्वेश्चन है, ठीक। तो पद्यांश पढ़िए, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली, ठीक है। तो ये किसका है, ये महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। ये महादेवी वर्मा जी के
गीत थर्ड का है। ठीक, ये जो आपका पद्यांश आया है ये महादेवी वर्मा जी के गीत थर्ड का है शीर्षक, और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस पद्यांश का अर्थ हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक, मेरे आंखों में मैं इस प्रकार मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे आंखों में नीर क्या है, आंखों में आंसू भरे हुए मैं दुख का बादल के समान हूँ। ठीक, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वहस। महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, मेरा जीवन दुख के बादल के समान है और मेरी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, आंसुओं से भरे हुए दुख के बादल के समान प्रतीत हो रही हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्वहसा। जिस प्रकार क्या होते हैं आंखों के, जब आदमी बहुत दुख में होता है, पीड़ा में होता है, ठीक है, उसके आंखों से क्या होते हैं, आंसू पूरी तरह से बह जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत प्रसन्नता उसके अंदर महसूस होती है। ठीक है, तो वही हमारी महादेवी वर्मा जी हमारी कवित्री कहती हैं कि रुदन के बाद जब दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है तो उसके जो चिर है, यानी उसके जो शरीर में है, उसके जो कंपन हो रहा है उसके शरीर में, तो शांति निवास करने लगती है। ठीक, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। ठीक है, और नैनों में ऐसा लग रहा है दुख के कारण, और हम उनकी आंखों में ऐसा वो महसूस कर रही कि उनकी आंखों में ऐसा लगता है दीपक से जलते, पीड़ा के मारे, इस भयंकर पीड़ा के मारे उनके आंखों में ऐसा लग रहा है ज्वाला भभक रही हो। कह रही है इन्हीं जो जलते हुए दीपक की पीड़ा है उनकी आंखों में, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है मानो उनकी आंखों से बहती हुई आंसू की धारा जिस प्रकार बहती है, तो वही है कि उनके जिस प्रकार आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरने के समान उनकी आंखों से बहते हैं। किसके कारण, वियोग के कारण। जब आदमी वियोग की दशा में होता है, दुख की दशा में होता है, तो जो उनकी मनुष्य के व्यथा होती है, ठीक, मनुष्य की जो पीड़ा होती है वो क्या होती है, मानसिक व्यथा आंसू बनकर झरने के समान बहती चली जाती है। तो मन में क्या होता है, एक विशेष शांति महसूस होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पद्यांश का हमने व्याख्या समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो हमारी जो कवित्री है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने स्वयं को दुख भरी बदली बताया। क्या बताया, उन्होंने स्वयं को दुख भरी बदली बताया। किससे आहत होकर ये विश्व हंसा है, ठीक है, क्रंदन से, यानी मनुष्य के जो रोने का स्वर है जो पीड़ा बन के आंसुओं के समान बहता है, तो क्रंदन यानी आंसू से आहत होकर, उसके रोने की पीड़ा से आहत होकर क्या है, ये संपूर्ण विश्व जो हमारा समाज है वो क्या करता है, हंसता है। ठीक, पलकों में क्या मछली, ठीक, पलकों में आंसू झरनों की तरह बहते हैं। ठीक है, पलकों में आंसू झरनों की तरह बहते हैं, यही मचलती है। ठीक है, पलकों में आंसू झरनों की तरह बहते रहते। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपने समझी ली। ठीक, अथवा में भी एक पद्यांश पूछा गया है, देख सकते हैं आप, अथवा वाला पद्यांश देख लीजिए। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। ठीक, तो सावधान मनुष्य, पहले ही इसमें क्या बता दिया कि पाठ का नाम बता दिया गया। सावधान मनुष्य यानी मनुष्य बात कब आती है, किस चैप्टर में आती है, अभिनव मनुष्य की बात आपका जो चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य में आती है। ठीक है, मनुष्य की बात रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित जो चैप्टर है अभिनव मनुष्य, उसमें मनुष्य की बात की जाती है। ठीक, अब आप क्या करिए, देख सकते हैं आप इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले अगर आपने क्या कर लिया, इस पैराग्राफ की व्याख्या समझ ली, तो क्वेश्चन आप आसानी से अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे। पहले ये समझ लीजिए, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वो क्या कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हे मनुष्य तू सावधान हो जा। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि सावधान मनुष्य, हे मानव तू अभी सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार। ठीक, यदि जो हमारा विज्ञान है वो क्या है, तलवार की धार है, तो भाई तलवार की धार है तो इससे क्या होगा, विनाश होगा।
भाई तलवार की धार, जब आदमी क्या करेगा, युद्ध के लिए जाता है तो केवल केवल विनाश होता, चाहे इस पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तलवार क्या करती है, विनाश करती है। तो ये जो विज्ञान है, जो आज का विज्ञान है, ये क्या है, ये अगर विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे तू फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार, ठीक। और जो ये मोह तुझे खींच रहा है कि तू नए नए आविष्कार करेगा, जैसे कि आजकल क्या होता है, काफ़ी सारे आविष्कार हो रहे हैं, देख सकते हैं आप आविष्कार ही तो है कि आप घर बैठे मोबाइल पे स्टडी कर रहे, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है, विज्ञान का ही आविष्कार है, ठीक। तो यदि ये जो विज्ञान के आविष्कार है, तू यही सोच रहा है कि मैं नए नए आविष्कार करूँगा, मेरा क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब मोह है, ठीक, ये सब मोह है, ठीक। तो वही कह रहे हैं हमारे जो कवि हैं कि हे मनुष्य तू अभी सावधान हो जाए, यदि विज्ञान जो है वो एक तलवार है, यदि ये विज्ञान एक तलवार है तो तू उसे फेंक दे, क्योंकि तलवार क्या करती है, विनाश का ही काम करती है। तो सभी मोह, जो ये मोह रूपी बंधन तुझे बांधे हुए कि तू नित नए आविष्कार करेगा, तो ये विज्ञान क्या है, एक तलवार है, तू इसे फेंक दे और स्मृतियों के पार, अपनी नई नई स्मृतियों के पार इसे फेंक दे। हो चुका है सिद्ध है शिशु तू शिशु अभी यह अज्ञान, यह तो सिद्ध हो चुका है, यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अज्ञानी है, यह तो सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अज्ञानी है, यानी कि एक शिशु के समान। जैसे कोई बालक होता है, छोटा बालक 3-4 साल का, तो वो शिशु कैसा होता है, अज्ञानी होता है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक। तो ये तो सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अज्ञान अबोध बालक के समान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, और तुझे अभी फूल की और कांटों की कुछ भी नहीं पहचान। फूल कांटे मतलब कि विज्ञान में क्या, विज्ञान की जो ये निरंतर प्रगति हो रही है, इसमें लाभदायक क्या है और हानिकारक अगर तू समझ जाएगा, ठीक, विज्ञान के जो हानिकारक और लाभदायक प्रभाव हैं, यही क्या है, विज्ञान के फूल और कांटे हैं, ठीक है। अगर इन प्रभावों का तुझे जरा सा भी ज्ञान हो जाएगा तो तू क्या कर पाएगा, तुझे अभी इनका जो विज्ञान के हानिकारक और लाभदायक प्रभाव है, इनका जरा सा भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो तू इसे क्या कर दे, इसे छोड़ दे, इन विज्ञान के नए नए प्रयोग करना छोड़ दे, क्योंकि ये क्या है, ये मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है। खेल सकता तू नहीं हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बढ़िया धार। तू ये तलवार, जो विज्ञान रूपी तलवार है, तू अपने हाथ में लेकर खेल नहीं सकता है, इसकी धार इतनी तीखी है कि तू अपने अंगों को ही चोट पहुंचा लेगा। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार मनुष्य क्या कर रहा है, विज्ञान के प्रभाव से नित नए आविष्कार कर रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बना चुका है, ठीक है। अभी तो चंद्रयान मिशन ही हमारा चंद्र में पहुंच गया, देख सकते हैं आप, टीवी, मोबाइल, आजकल ना जाने कितनी चीज़ें सब क्या हो गई, विज्ञान के प्रभाव का ही रूप है, ठीक। तो ये तलवार तीखी भी है, अगर विज्ञान अच्छा है, लाभदायक है, तो वो हानिकारक भी है। जैसे कि अणु बम का प्रयोग जो हिरोशिमा में हुआ था, तो वहाँ पे आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगर विज्ञान लाभदायक है तो ये हानिकारक भी है। अणु बम के प्रयोग करके, ठीक, ये जो मनुष्य है, तूने अणु बम का प्रयोग करके ही जो विज्ञान पर तू गर्व करता है, अणु बम का प्रयोग करके जो तू विज्ञान पे गर्व करता है, तो तू अपनी अबोधता और विवेकहीनता को सिद्ध करता है। तू अभी शिशु की तरह अज्ञान है, तुझे विज्ञान के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों को तू नहीं जानता है, ठीक है। तो यही क्या है, इस पैराग्राफ का अर्थ है, ठीक, व्याख्या है, ठीक। तो अब समझिए इन क्वेश्चंस को। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, ठीक है। कवि मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहा है कि जो आज का मनुष्य है भौतिकवादी है, ठीक है। भौतिकवादी वो क्या करता है, भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग को वो नहीं समझता है, ठीक है। तो कवि इसीलिए क्या करता है, चेतावनी देकर उसको सावधान कर रहा है कि तू अभी सावधान नहीं हुआ तो तुझे विज्ञान के ना जाने कितने ही दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तुझे अभी विज्ञान के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, मनुष्य को सावधान कर रहा। अब हमारे जो कवि हैं उन्होंने विज्ञान को तलवार क्यों कहा, ठीक, इसीलिए कहा कि जो विज्ञान रूपी तलवार है वो मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बन चुका है, ठीक। जो वैज्ञानिक है, जो मनुष्य है, वही तो वैज्ञानिक है, वो नित नए क्या कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो गया, खेलने का। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अबोध बालक होता है, वो खेलने के लिए नित नए खिलौने मांगता है, उसी प्रकार ये जो मनुष्य है वो विज्ञान के नए नए आविष्कार करने को मांगता है। मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लिया है इसने विज्ञान को, और स्वयं इसका क्या कर रहा है, नुकसान का सामना उसको करना पड़ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है, ठीक है। मनुष्य को विज्ञान के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। मनुष्य को विज्ञान के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का जरा सा भी भान नहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं है।
ठीक, तो ये हो गया हमारा अभिनव मनुष्य वाले जो पैराग्राफ है उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जो गद्यांश पद्यांश है अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।